60 इसने पार कर लिया है। लेट्स सी 100 में क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2025 Honda SP125। जी हाँ दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा और सिर्फ राइड रिव्यू ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या चेंज हुई है सबके बारे में डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों, जिसमें इंजन में भी हल्की सी एक एडिशन इंक्लूडेड है और उसके हिसाब से भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा स्पेशली राइड रिव्यू के दौरान कि क्या यहां पर आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको प्राइस में क्या डिफरेंस देखने को मिल रही है, कलर वेरिएंट्स कितनी आप लोग को अवेलेबल मिलेगी, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल यहां पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर 125 सीसी सेगमेंट में इस बाइक को खरीदने का प्लान बना रहे थे, इनफैक्ट अगर इसको कंपैरिजन भी करी जाए इसकी दूसरी कॉम्पिटिटर्स के साथ, तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के कितना फायदेमंद हो सकता है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे दोस्तों इस रिव्यू के दौरान। बाकी दोस्तों पहली बार आपके भाई ने यहां पर खरीदी हुई है बाइक को, ताकि मैं आप लोगों से रिव्यू से बढ़ के एक ट्रू व्यू आप लोगों तक पहुंचा सकूं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग मेरे एरिया कृष्णनगर वेस्ट बंगाल में रहते हैं और कोई भी अगर आप लोग यहां पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं आप लोगों को जो की है वो बता दूं। आप देख सकते हैं होंडा के लोगों के साथ नॉर्मल की जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था वही आप लोगों को अभी भी मिल रहा है। अब इसको दोस्तों यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। जी हाँ, चेंज यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंसोल में आपको बिल्कुल मिलेगा। इसके बारे में आगे अभी बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर जो कलर या फिर जो प्राइस है उसके बारे में बता दूं। मोटा मोटा 5 कलर आप लोग को मिलेगा। ग्रे कलर यहाँ खड़ी है, इसके अलावा आप लोग को ब्लैक, रेड एंड देन 2 और ब्लू के शेड जैसे पहले आप लोगों को मिलता था वही आप लोगों को मिलेगा। जैसे कि आप कह सकते हैं पीएस ब्लू या फिर आप कह सकते हैं एथलेटिक ब्लू। लेकिन इस वेरिएंट को छोड़ के कलर में और कोई भी वेरिएंट पर जा रहा है तो वहाँ पर आप लोग को स्टिकरिंग मिलेगी, ठीक है, जो यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा। बाकी कल मैंने एक यहाँ पर पोल रिलीज करा था कि आप लोगों को रेड कलर में सही लग रहा है या फिर ये ग्रे कलर में, तो आप लोगों ने 60-70% आप लोगों ने ग्रे के लिए यहाँ पर मतलब अपनी वोटिंग डाली थी, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर जो ग्रे कलर है यही खड़ी कर रखी है। बाकी ये कलर लग कैसे आपको रही है बिल्कुल बताइएगा। बाकी अभी मैं आप लोगों को 360 व्यू भी इसकी बताने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं पहले की मॉडल सभी में आप लोगों को 8 से 10 हज़ार तक का जो प्राइस गैप है वो आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर वेस्ट बंगाल की बात करी जाए यहाँ पर प्राइस काफी ज्यादा डिफर कर रही है, लेकिन मैं इतना आप लोगों से कह सकता हूं, लेकिन 1,20,000 से 1,25,000 के बीच में 1,20,000 से 1,25,000 के बीच में ये जो ऑन रोड है दोस्तों ये भी आप लोगों को वेस्ट बंगाल में देखने में मिलेगी। बाकी अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं वहां पर भी अगर आप लोगों को अपनी एरिया की प्राइस जाननी है, नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। और दोस्तों यहाँ पर जो 360 व्यू है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। बाकी ये कलर पहले भी आप लोगों ने देखी है SP125 में, लेकिन क्योंकि बाइक नहीं आ रही तो एक बार 360 व्यू तो बिल्कुल बनता है। देन हम लोग बात करेंगे कि चेंज क्या हुई है। देखिए कंप्लीट बाइक को यहाँ पर ग्रे में रखने की कोशिश करी गई, लेकिन थोड़ी सी वो शाइनी टाइप की है, ठीक है। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये मतलब वो स्पार्कलिंग वाली नहीं, थोड़ी सी शाइनी आपको फील हो सकती है। लेकिन यहाँ पर होंडा के लोगों के साथ ब्लैक वाइजर जो है ये आप लोगों को मिल रहा है, नया चीज आप लोग कह सकते हैं। एंड देन यहाँ पर हेडलैम्प में ये जो आप देख सकते हैं कलर ये आप लोगों को कंप्लीट ग्रे में मिल रहा है। मडगार्ड इटसेल्फ भी आप लोगों को यहाँ पर ग्रे में मिलेगा। टैंक पूरा ग्रे है। एंड देन होंडा की 3D लोगो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। एंड देन यहाँ पर SP125 आप लोगों को स्टिकरिंग मिल रहा है। बाकी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कंप्लीट ग्रे में ही रखी गई है। इनफैक्ट ये जो सीट काउल है इसको भी। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये जो सीट है यहाँ पर मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सीट कवर है मैंने एक्स्ट्रा इसको इंस्टॉल करवाया एक्स्ट्रा पे करके, लेकिन अगर आप देखें तो सीट पहले जैसे ही है, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। ग्रैब हैंडल आप लोग को ब्लैक में मिलेगा और यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि जो टेल लैम्प पे चेंज हुई है इसके बारे में आगे बात करते हैं, लेकिन कलर एक बार देख लीजिए ब्लैक में यहाँ पर भी रखी गई है। और राइट की तरह लेफ्ट भी आप लोगों को काफ़ी हद तक सेम ही फील होगी। बाकी दोनों साइड में ये जो सस्पेंशन है आप लोग को रेड में मिलेगा। तो 360 व्यू मैंने आप लोग को दे दी है, प्राइस मैंने आप लोग को बता दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि बड़ा चेंज जो है ये आप लोग को यहाँ पर क्या देखने में मिलेगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट व्यू से। जैसे आप लोग यहाँ पर इसकी की को ऑन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडलैम्प जो है कंप्लीटली कंपनी ने इसको बदल दिया है। बाकी एलईडी डीआरएल अलग से आप लोगों को मिल रहा है। और यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास लाइट ऑपरेट करने के लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई बीम लो बीम एंड देन पास लाइट, इसके लिए आप लोग को यहाँ पर जो इग्निशन है उसको ऑन करने की जरूरत नहीं है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो टेल लैम्प है SP160 की याद आपको बिल्कुल दिलाएगी। यहाँ पर ये भी एक चेंज आपको समझ में आने वाला है। एंड कंसोल पे चलते हैं दोस्तों अभी, लेकिन उससे पहले पर्यावरण को और आप कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पर पोल्यूशन फ्री रखने के लिए OBD2B मॉडल ये है, तो यहाँ पर एक और सेंसर कंपनी ने बिल्कुल जोड़ी हुई है, तो ये भी एक चेंज आपको समझ में आएगा। और अब चलते हैं दोस्तों कंसोल पे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो स्विच गियर्स है ये कंप्लीटली अभी यहाँ पर कंपनी ने बदल दिया। बाकी पहले आप लोगों को किल्स स्विच मिल रहा था स्टार्ट स्विच के साथ, लेकिन अभी किल स्विच जो है वो कंपनी ने हटा दिया। उसके अलावा आप अगर देखिए
आइडियल स्टार्ट स्टॉप कहना सही होगा, लेकिन इंटेलिको जैसे आप लोगों ने टीवीएस में देखा था काफ़ी हद तक वही चीज़ आप लोगों को मिल रहा है। 5-10 सेकंड अगर आप लोगों ने यहाँ पर गाड़ी को आइडियल में खड़ा कर रखा है तो यहाँ पर बाइक जो है अपने आप बंद हो जाती है। मतलब मैं यहाँ पर इग्निशन की बात कर रहा हूँ, देन जैसे ही आप लोग यहाँ पर थ्रॉटल देते हैं बाइक अपने आप दोबारा स्टार्ट हो जाती है। इसको आगे हम लोग दोस्तों मतलब टेस्ट भी करेंगे चलते वक्त, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर एक जो चेंज है ये आप लोगों को मिलेगा। एंड देन दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो सबसे ज़्यादा हम लोग चाहते थे कि मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिले टाइप सी वाली, तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। एंड देन आते हैं इसकी मीटर कंसोल पे। एंड देखिए दोस्तों, मुझे मतलब मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो ये ना कहीं थोड़ी सी वो बिग बाइक वाली, मतलब होंडा में जो बिग बाइक्स आती है ना वहाँ से कहीं ना कहीं इसको लिया गया, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। मैंने जो बिग बाइक्स में जो कंसोल वगैरह देखी है उससे काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है, सिमिलर कह सकते हैं, सेम नहीं, ठीक है। तो अब दोस्तों एक बार इसको ऑफ करके अगर ऑन करी जाए, ऑफ करते वक्त भी होंडा का लोगो आपको मिलेगा, ऑन करते वक्त भी होंडा का ये जो लोगो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर इको इंडिकेटर आपको मिलेगा, टैकोमीटर अभी आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, जो पहले नहीं था। ये आप गियर पोजिशन सेंसर देख पा रहे हैं, स्पीडोमीटर है, फ्यूल गैस सेंसर है, यहाँ पर कितनी किलोमीटर चल चुकी है वो आपको दिख रहा है टाइम के साथ। एंड देन अब देखिए ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है और कंप्लीटली डिजिटल है। उसको टॉगल करने के लिए ये बटन्स आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, ऊपर नीचे दायां बायां और एंटर करने के लिए। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो देखिए फ्यूल में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, फ्यूल आप यहाँ पर कितनी है वो आप देख पाएंगे, या फिर अगर आप लोग रेंज में जाते हैं तो 76 किलोमीटर अभी ये और चल पाएगी जितनी फ्यूल अंदर है। बाकी मैं कह दूँ ऑलरेडी यहाँ पर मैंने 5 लीटर की तेल जो इसमें फिल कराई हुई है, ठीक है। बाकी उसमें 50 किलोमीटर मैंने चला भी लिया है। लेकिन अब अगर आप लोग देखते हैं तो देखिए ट्रिप ए को रीसेट वगैरह करना चाहते हैं, ट्रिप बी को रीसेट करना चाहते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। देन सेटिंग्स में चलते हैं। यहाँ पर फंक्शन में अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ट्रिप को ऑटो रिसेट करना या फिर इको इंडिकेटर ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेट कर रखा है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं डिस्प्ले में यहाँ पर टाइप देखिए बार और सिंपल दो है, मैंने बार में कर रखी है, लेकिन सिंपल में अगर आप लोग देखते हैं तो कुछ इस तरीके से नॉर्मल जो है ये आपको मिलेगा। बाकी मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो डिस्प्ले में आप लोगों को यहाँ पर डिस्प्ले टाइप में बार में ही रखिएगा, थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टी आप लोगों को ये फील बिल्कुल दिलाएगी। इसके बाद ब्राइटनेस में देखिए ऑटो और मैनुअल, मैंने ऑटो में सेट कर रखा है। यहाँ पर थीम अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोग अगर इसको ब्लैक मतलब अगर आप डार्क राइट या फिर ऑटो कर सेट करते हैं, मतलब ये जो थीम है थोड़ी सी ब्लैक टाइप की हो जाएगी। डार्क में एक बार करके मैं आप लोगों को बता दूं, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये आप लोगों को दिखेगा। बाकी इसमें अगर आप लोग ऑटो में सेट कर रखते हैं तो मेरे ख्याल से ये बेटर आपको फील दे सकती है ऑटो में, ठीक है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं ये फेवरेट इन्फॉर्मेशन में ये सारी चीज़ें आप लोगों को टोटल कंजम्पशन, ट्रिप पे, ठीक है, एवरेज कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो जनरल है ये मिलेगा, डेट एंड टाइम वगैरह सेट करना चाहते हैं वो पॉसिबल है। एंड देन यूनिट में ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ब्लूटूथ पेयरिंग दोस्तों, ठीक है, अगर आप यहाँ पर होंडा की राइड कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप कनेक्ट करते हैं, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। इसके लिए अगर आप लोग को अलग से वीडियो चाहिए कि कैसे पेयरिंग करनी है, कैसे यूज़ करना है, नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा वो वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत जल्द लाने की। और अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ब्लूटूथ पेयरिंग के बाद सर्विस में तो मेंटेनेंस में ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखेगी। एंड देन सिस्टम इन्फॉर्मेशन में ये सारी चीज़ें, ठीक है। एंड फंक्शन में एक बार देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी आप लोग को यहाँ पर बताई हुई है, और जनरल में मैंने अभी आप लोग को ये सारी चीज़ें बताई थी। उसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं टर्न इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, न्यूट्रल सेंसर यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है, टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंजन मैल फंक्शन लाइट वगैरह यहाँ पर आपको दिखेगी। बाकी एक चीज़ की कमी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, अगर यहाँ पर वो हैज़ार्ड लैम्प मिल जाता तो भाई सोने पर सुहागा वाली बात थी। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इस बटन का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो टोटल के बाद फ्यूल कंजम्पशन कितनी हो रही है, मतलब आप कह सकते हैं मतलब जो माइलेज है कितनी दे सकती है वो यहाँ पर आपको बताती है। देन ये सारी चीज़ें आगे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ट्रिप ए ट्रिप बी के साथ। और इसको आप बंद करते हैं दोस्तों। तो ये कुछ मेन चीज़ें थी दोस्तों जो आपको चेंज यहाँ पर मिलेगी। बाकी एक बार दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सुनाना चाहूँगा। बाकी दोस्तों एग्जॉस्ट साउंड में मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई जो चेंज है वो फील हो नहीं रहा। बाकी अगर आप लोगों को फील हुआ है तो नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। और अब इसकी जो की है उसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद, और कंपनी ने यहाँ से की स्विच हटा दिया, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कहा। इसके अलावा दोस्तों पहले की जैसा अभी आप लोगों को ये बल्ब टर्न इंडिकेटर सेमी फ्लेक्सिबल वाली वो आप लोगों को मिल रही है। 31 mm की यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक, 80/100 सेक्शन की टायर विथ 18 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ये आपको मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा सा डुअल पर्पस वाला मुझे भी फील हो रहा है। तो थोड़ा बहुत अगर आप लोग मतलब थोड़ा मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप ऑफ रोड वगैरह भी ट्राई करते हैं
तो भी आपको सपोर्ट करेगी। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, रियर ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक अप्लाई होती है ताकि ब्रेकिंग को और एनहांस किया जा सके। और साथ ही यहाँ पर अभी आप लोग को 240 mm की डिस्क ब्रेक जो है ये भी आप लोग को मिलेगी निसान कैलिपर के साथ। टेस्ट तो इसको बिल्कुल करेंगे। बाकी यहाँ इसकी जो आप कह सकते हैं ड्रम ब्रेक वाली वर्जन है वो भी आप लोगों को मिलेगी और रिफ्लेक्टर तो यहाँ पर है ही। अब एक चीज़ और आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये जो क्रैश गार्ड आप देख पा रहे हैं या फिर ये सीट कवर आप देख पा रहे हैं या फिर यहाँ पर ये जो ग्रिप है इसको मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर इंस्टॉल करवाया है, ठीक है। इसके लिए आपको अलग पे करना हो सकता है। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो इंजन में वैसे बहुत ज़्यादा कोई चेंज हुआ नहीं है, इसके अलावा ये जो सेंसर ऐड हुई है। बाकी 123.9 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको मिलेगा, जैसे पहले आपको किक स्टार्ट मिल रहा था, किक स्टार्ट के साथ ही। एंड देन आप लोगों को अगर आप यहाँ पर पावर देख रहे हैं 10.8 PS की पावर एंड देन 10.9 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा विद दिस 3D होंडा लोगो ऑन इट। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको ESP मिलेगा, एनहांस स्पार्क पावर। कंपनी कोशिश करती है कि फ्रिक्शन को कम करके माइलेज को बढ़ाया जाए या फिर यहाँ पर वो जो वाइब्रेशन है उसको कम किया जा सके। बाकी यहाँ पर ये सेंसर ऐड हुई है, तो क्या यहाँ पर कुछ इंजन में चेंज हो रहा है चलते वक्त, क्या वाइब्रेशन कम हुई है या नहीं, आगे चलते हुए इसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे। और साथ ही यहाँ पर ये ACG स्टार्टर मोटर भी दोस्तों आप लोगों को मिलता है, जिसकी वजह से अगर आप लोगों ने सही तरीके से सुना हो तो आपको समझ में आएगा कि ये साइलेंटली स्टार्ट हुई थी, तो वो ACG स्टार्टर मोटर की वजह से हुई है। और बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों तो यहाँ पर ये जो फुटरेस्ट वगैरह है या फिर ब्रेक लीवर पहले की जैसे काफ़ी अच्छी आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं की क्वालिटी की आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है SP160 की तरह आप लोगों को टेल लैंप मिलेगी फ्रंट की तरह, रियर में भी सेम आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बर्ब टर्न इंडिकेटर। देन यहाँ पर आप लोगों को जो टायर मिल रहा है ये भी आप लोगों को पहले जैसे मिल रहा है 100 बाई आप कह सकते हैं कि 90 सेक्शन की टायर विथ 18 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, 130 mm की ड्रम ब्रेक एंड देन अगर आप देख रहे हैं डुअल सस्पेंशन यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिल रहा है। अगर आप लोग इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं तो साड़ी गार्ड के साथ यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं लेडीज फुटरेस्ट ये भी आपको मिल रहा है, तो अलग से आप लोग को यहाँ पर इसको लगवाने की जरूरत नहीं है। एंड देन क्लोज चेन सिस्टम, मेन स्टैंड, साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर विथ दिस टो एंड हिल शिफ्टर, ये दोनों ही आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। और ये जो क्रैश गार्ड है दोस्तों ये भी काफी तगड़ी वाली है। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक्सेलरेशन टेस्ट हम लोग बिल्कुल करेंगे ही। अगर आप लोग सीट हाइट देख रहे हैं तो करीबन 790 की जैसे पहले थी अभी भी वैसी ही है। कुशनिंग के बारे में दोस्तों आगे चलते हुए बात डेफिनेटली करेंगे। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 5.3 तक की हाइट एनफ है अगर आप इस बाइक को यहाँ पर मैनेज करना चाहते हैं। अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं 11.2 लीटर्स की है और माइलेज यहाँ पर वैसे मैं आप लोग को बताऊंगा कि इंस्टेंटेनियस माइलेज कितनी है चलते हुए यहाँ पर, लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं वैसे तो 50 से 60 के बीच में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग को माइलेज की वीडियो चाहिए दोस्तों तो वो भी नीचे आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए वो भी बहुत जल्द से जल्द लाने की। एंड देन अगर आप लोग इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा कम मिलेगा 160 mm तक की, लेकिन बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। वेट अगर आप लोग देख रहे हैं पहले की जैसे करीबन 116 किलोग्राम तक की आपको यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। और जो स्विच गियर्स है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। यहाँ पर हॉर्न ठीक ठाक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लाउड में नहीं कहूँगा। और होंडा की लोगो जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और रियर व्यू मिरर कैसी रियर व्यू दे रही है आगे चलते हुए इसके बारे में बात तो करना बिल्कुल बनता ही है। अब दोस्तों बहुत ज़्यादा बात हो चुका है इसके बारे में, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब चलते हैं राइड पर एंड देन देखते हैं कि भाई राइड करने में कितनी डिफरेंस अभी आप लोगों को फील हो सकती है। और दोस्तों अब यहाँ पर जो राइड रिव्यू उसकी भी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सीट के बारे में बात करेंगे। अब देखिए इसमें वैसे कोई चेंज तो आपको मिलेगा नहीं, पहले जैसे 790 mm की सीट हाइट है जो कि कंफर्टेबल है, ना सॉफ्ट ना हार्ड। लेकिन एक बात है, हैंडल बार क्योंकि ऊंची है और फुट पे काफ़ी सामने है भाई, काफ़ी मतलब कंफर्टेबल एक राइडर पोजीशन आपको मिला। लॉन्ग राइड्स के लिए तो डेफिनेटली ये मतलब जो पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको मिलेगा। बाकी ये मैंने बार वाली यहाँ पर ये थीम बना के रखी है, मैंने आपको ऑलरेडी वॉक अराउंड के दौरान भी दिखाया था, ये मुझे ज़्यादा पसंद आ रही है। बाकी देखिए सीट इज़ कंफर्टेबल, ऑलरेडी मैंने बताया सॉफ्ट नहीं है, हार्ड नहीं, लेकिन स्पेशियस है। और इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा कोई चेंज है नहीं, पहले जैसा आपको मिल रहा था अभी भी सेम ही है। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। और देखिए मतलब 125 सीसी के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर पावर डिलीवरी वगैरह काफ़ी सही है। देखिए मुझे एज सच पहली वाली मॉडल से मतलब पिछली वाली मॉडल से अभी यहाँ पर कुछ चेंज समझ में आया नहीं है। बाकी मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर खंगालने की कोशिश भी करी थी, लेकिन पावर टॉर्क जो अभी नई वाली है वो मुझे समझ में आई नहीं है, कहीं मिला नहीं मुझे। लेकिन अगर मिलता है, अगर कोई चेंज हुआ होगा तो मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें बिल्कुल आप लोगों के लिए मैं पिन कर दूंगा, ठीक है, या फिर कमेंट पे भी मैं इसको पिन कर दूंगा। तो इनिशियल फील जो है दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा इसकी पिछली वाली मॉडल से अभी आप लोगों को यहाँ पर जो चेंज है वो आपको समझ में आ नहीं रही है, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो जब हम लोग टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा कि यहाँ पर मतलब क्या आप लोगों को समझ में आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो वो एक बेहतर तरीका हो सकता है। लेकिन उससे पहले जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो ये है कि जो क्लच अगर आप देख रहे हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, नहीं, गलत कहते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं है। लेकिन हाँ ऐसा है कि
मिड साइड पर, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, ठीक है। और क्लच अगर आप लोग देख रहे हैं, उसके साथ गियर देखना तो भाई बिल्कुल बनता ही है। देखिए गियर मैंने इसको जैसे देखिए 52 किलोमीटर्स मैंने ओडो में चला लिया, बाकी दोस्तों खरीदा हुआ है बाइक, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है ताकि मैं सब कुछ आप लोग इस बाइक के बारे में बता सकूं। देखिए 52 किलोमीटर्स मैंने चलाया हुआ है, बाकी 4-5 किलोमीटर पिताजी ने भी चलाई हुई थी। लेकिन अभी तक ना मुझे ये जो काफ़ी लोग मतलब यहाँ पर शिकायत करते हैं कि गियर जो फिसलती है, ठीक है, वो मुझे एक बार मुझे यहाँ पर फील हुई थी, लेकिन ऐसा उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील हुआ नहीं है, ठीक है। तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर इंजन में कोई बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, ना ही गियर बॉक्स में, तो शायद गियर बॉक्स पहली जैसी है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये फिसलने वाली जो चीज़ है, जो गियर फिसलती है अप डाउन करने पे, वो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील नहीं हुआ है, वो मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, अब गियर और ये क्लच की बात हो ही रही है, तो इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है चलिए वो भी कर लेते हैं, देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। स्टार्ट करेंगे दोस्तों, फर्स्ट गियर पे इसको रखा हुआ है विथ 3 हॉर्न्स। सिक्सटी इसने पार कर लिया है, लेट्स सी 100 में क्या होता है। हंड्रेड जो है वो भी इसने आराम से यहाँ पर क्रॉस कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, एक बात है कि वाइब्रेशन की जहाँ तक बात है, मैं कहूँगा 5th गियर पे डाल के, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर 80 से 90 के बीच में भी जा रहे हैं ना, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं। और हाँ, अगर आप लोग पिछली मॉडल से कंपेयर कर रहे हैं तो वाइब्रेशन थोड़ी यहाँ पर और ज़्यादा कंट्रोल्ड है, ये आप लोग कह सकते हैं पिछली मॉडल के मुकाबले, ठीक है। तो मतलब 4-5 किलोमीटर ज़्यादा भी अगर आप लोग खींच रहे हैं ना, शायद अगर पिछले मॉडल में 85 थी तो मैं कहूँगा यहाँ पर 90 तक भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। लेकिन उसके बाद आपको विजिबल वाइब्रेशन समझ में आएगा कहाँ, हैंडल बार पर हल्की से अंदर, यहाँ पर हल्की से आप लोगों को समझ में आ रही है, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन वो बहुत ज़्यादा बॉदरिंग नहीं होगी, ठीक है। मतलब अगर आप लोग 90-95 तक भी चला रहे हैं तो उसको आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानकर चल सकते हैं, स्पेशली 90 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है इसमें अगर आप लोग देख रहे हैं तो। एंड देन स्टेबिलिटी में देखिए, एज सच बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर फील हुई नहीं है। टॉप स्पीड की वीडियो बहुत जल्द आएगी चैनल पे, लेकिन वहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर टायर 110 की हो जाती या फिर मतलब जैसे एक्सट्रीम 120 मिलता है तो अलग ही बात रहता, कॉन्फिडेंस अलग ही मिल जाता। लेकिन यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फील हो नहीं रहा है। एंड देन देखिए, इंजन हीटिंग की इशू पहले भी नहीं थी, अभी भी आपको फील हो नहीं रही है। लेकिन एक बात है, अगर आप लोग माइलेज देखते हैं तो भाई माइलेज में तो किंग पहले से ही है, 50-60 के बीच में यहाँ पर आपको मिल जाना चाहिए। अच्छा, और एक बात देखिए, अभी मैं यहाँ पर 5th गियर में डाल के 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चला रहा हूँ और ये देखिए माइलेज मेरे को बता रही है 80 किलोमीटर पर लीटर तक की, ठीक है। बाकी देखिए इतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट 60 तक आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बाकी मेरे तो एक फ्रेंड है, वहाँ पर उनका ये भी कहना है कि भाई मुझे 72 kmph तक का जो माइलेज है वो मिलता है। लेकिन हाँ, आप लोग 50-60 के बीच में आप लोग यहाँ पर बिल्कुल मान के चल सकते हैं। अच्छा, एक और बात जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, मान के चलिए सामने आप लोगों की यहाँ पर मान के चलिए ट्रैफिक है, ठीक है, और अभी देखिए बाइक जो है वो रन कर रही है, लेकिन i3s जो वो ऑन है। लेकिन देखिए, ये देखिए बाइक जो बंद हो गई है और i3s जो ब्लिंक करना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। तो ये एक बात है, मतलब माइलेज सेविंग टेक्नोलॉजी है, आप कह सकते हैं। जैसे आप ट्रैफिक पर खड़े होते हैं, अगर आप लोगों ने क्लच भी दबा कर रखी है, अगर आप लोगों ने गियर पे भी गाड़ी को खड़ा कर दिया है, तो भी जो है 5-10 सेकंड में गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है। तो ये एक बात है। एंड देन अगर आपको चालू करना है तो क्या करना है, मैं देखिए इसको i3s नहीं कहूँगा, जैसे TVS में इंटेलिगो है वैसे कहूँगा, क्योंकि वहाँ पर भी थ्रॉटल ब्लिप करना होता है, चालू हो जाता है। यहाँ पर भी चीज़ सेम है। देखिए, ये देखिए जैसे थ्रॉटल ब्लिप मैं कर रहा हूँ, ये देखिए गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ये एक बात है, ठीक है। मतलब माइलेज सेविंग टेक्नोलॉजी आप लोग यहाँ पर इसको बिल्कुल कह सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा वो ये है कि भाई मान के चलिए आप ट्रैफिक पर हैं, 3rd गियर पर हैं, तो आप कितना मिनिमम स्पीड अटेन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर जो थ्रॉटल है उसको छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी आप देखिए ये मतलब जा रही है। ये देखिए 12-13 का स्पीड यहाँ पर ये ले रही है, ठीक है। जैसे ये देखिए 12 पे ये यहाँ पर लॉक हो चुकी है। मतलब कंपनी यहाँ पर ये आप कह सकते हैं जो GTD वगैरह जैसे TVS क्लेम करती है वैसा क्लेम नहीं कर रही है, लेकिन हल्का फुल्का अगर आप चाहें तो इसको भी यहाँ पर यूज़ आप कर सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर मतलब नोटिसेबल है कि भले ये OBD2B वाले इंजन है, लेकिन एक्सेलरेशन अगर आप लोग देख रहे हैं, परफॉर्मेंस बेसिकली तो यहाँ पर पहले से ना बहुत ज़्यादा कोई अपग्रेड आपको देखने में मिलेगा, ना ही डाउनग्रेड। मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी सिमिलर ही परफॉर्मेंस मिलेगी अगर आप लोग पिछली वाली इंजन से अगर आप लोग इस इंजन को कंपेयर कर रहे हैं या फिर परफॉर्मेंस कंपेयर कर रहे हैं तो। अब देखिए यहाँ पर ब्रेकिंग जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट करके बिल्कुल बताना चाहूँगा। अभी की कम्यूटिंग बाइक है, 60 से 70 के बीच में इसको ले चलेंगे एंड देन आप 65 पे, पीछे कोई है नहीं, मैंने देख के ब्रेक करा है।
देखिए 240 mm की फ्रंट पे आप लोगों को यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अब देखिए मैं कहूँगा दोस्तों, ये जो आप लोगों को यहाँ पर ब्रेक का लीवर मिल रहा है, इसको ना आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा पुल करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को जो बेटर रिजल्ट है वो आप लोगों को मिलेगा। बाकी देखिए पहले जैसे ही रिजल्ट है, यहाँ पर आप लोगों को चेंज जो है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आने वाली नहीं है। फ्रंट ब्रेक की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और अभी देखिए रियर ब्रेक है, उसको भी इस्तेमाल करते हैं, 130 mm की ड्रम ब्रेक के साथ आ रही है। बाकी उसके साथ फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होती है। तो पहले ले चलेंगे 60-70 के स्पीड पे, एंड देन ये देखिए नीचे उतर जाते हैं। देखिए दोस्तों, मतलब ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि बिल्कुल ही वो प्रोग्रेसिव वाली फील है। जस्ट हल्का सा स्पीड कट डाउन हुआ है, वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा है। एज सच बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड कट डाउन हो रहा है, या फिर रियर के साथ साथ फ्रंट ब्रेक अप्लाई हो रही है तो ज़्यादा एफिशिएंसी से फील हो रहा है आपको ब्रेक, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अभी चलिए रियर के संग संग बाद फ्रंट को एक साथ एक बार अप्लाई करके देखते हैं। चलिए इसको भी ले चलेंगे करीबन 60-70 के बीच में, एंड देन इसको अप्लाई करेंगे ये 65 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट। ये तो देखिए मैं कहूँगा ये सबसे कारगर तकनीक है अगर आप लोग ब्रेकिंग को यहाँ पर इस्तेमाल करें। बाकी मैं कहूँगा दोस्तों, ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं 125 सीसी के हिसाब से रियर के साथ साथ फ्रंट ब्रेक इस्तेमाल करें तो ब्रेकिंग काफ़ी सही आपको मिलेगा, और पहले जैसे ही है, चेंज नहीं है। अब ये देखिए उल्टे साइड से लोगों का आना है, मतलब ये देखिए, ये जब आप कर रहे हैं ना, देखिए मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि भाई यूएसडी नहीं है, आई नो, लेकिन एक बात है, क्योंकि हैंडल थोड़ी सी ऊंची है, और आप क्योंकि हैंडल ऊंची है तो आप थोड़ी सी अंदर बैठ रहे हैं बाइक के, ये वाला जो फील आपको मिल रहा है ना, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि कॉर्नर में भी आप लोगों को थोड़ा सा मज़ा बिल्कुल यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अब हाँ, मैं ज़्यादा स्पीड पर बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन छोटे मोटे स्पीड पर आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑलवेज संभल के कीजिएगा, गिरने का चांस ना बने, ठीक है। और हाँ, मतलब कॉन्फिडेंस लूज नहीं हो रहा है अगर आप लोग थोड़ा बहुत कॉर्नरिंग भी कर रहे हैं तो, ये मैं आप लोगों से कह सकता हूँ। लेकिन अगेन कहूँगा, बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर कॉर्नरिंग, ठीक है। तो ये एक बात थी। एंड देन सस्पेंशन की बात हो जानी चाहिए दोस्तों। देखिए फ्रंट हो या फिर रियर, मैं कहूँगा थोड़ा सा आप लोगों को मिड साइड पर ही मिलेगा। देखिए मैंने एक्सेलरेशन के टाइम पर भी कहा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो मतलब कोई स्टेबिलिटी में इशू है ऐसा आपको फील हो नहीं रहा है, या फिर जब आप मतलब हाई स्पीड पर भी है, स्टेबिलिटी आप लोग लूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसकी जो टॉप स्पीड वाली वीडियो दोस्तों वो भी आपको बहुत जल्द मिलेगी। लेकिन मैं इतना आप लोगों से कह सकता हूँ कि टॉप स्पीड पर जब आप जा रहे हैं ना, वहाँ पर भी आप लोगों को स्टेबिलिटी में कोई यहाँ पर कॉन्फिडेंस लूज़ होती हुई आप लोगों को नज़र आएगी नहीं। लेकिन ये तो भाई ये मतलब इतना सपाट रोड पे, जहाँ पर रोड बहुत सही है, लेकिन जब रोड ऊबड़ खाबड़ है वो कैसे चली वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। और दोस्तों इस तरीके से जब आप ऊबड़ खाबड़ वाली रास्ते पर जा रहे हैं ना, देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि मतलब इन जनरल अगर आप देखेंगे तो फ्रंट वाली आपको मिड साइड पर ही लगेगी, लेकिन अगर आप रियर के मुकाबले फ्रंट में देख रहे हैं तो ये आपको थोड़ी सी सॉफ्टर महसूस होगी। लेकिन हाँ एक बात है, अगर जैसे कि मैं यहाँ पर अगर स्पीड बढ़ाऊँ तो देखिए रियर जो सस्पेंशन है उससे यहाँ पर जो वो झटका वाला जो फील है ना भाई, वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल फील हो रही है। अगर आप लोग इस तरीके से मतलब ऑफ रोड वाली रोड पे अगर आप लोग इसको ट्राई कर रहे हैं तो ये दोस्तों सस्पेंशन आप लोगों ने देख ली है, ठीक है। तो रियर सस्पेंशन में से झटका आप लोगों को थोड़ी सी फील हो सकती है। और अब ओवरऑल अगर बात करी जाए दोस्तों, देखिए मतलब ये अब कंपनी ने अभी तक वेबसाइट पे अपलोड नहीं करी, लेकिन 116-17 किलोग्राम की वेट बताई जा रही है। शायद इसकी जो ड्रम वेरिएंट है वो 116 है, या फिर यहाँ पर इसकी जो डिस्क वेरिएंट है शायद ये 117 है, मतलब 1 किलोग्राम शायद बड़ी है। जो मैंने वॉक अराउंड के दौरान आप लोगों को कहा था कि सेम है 116 ही, लेकिन शायद 1 किलोग्राम यहाँ पर बड़ी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं है। लेकिन ये जब आप कर रहे हैं ना, तो भाई देखिए बाइक आपकी बात मान रही है, बाइक इधर उधर भाग नहीं जा रही है, तो ये भाई कंट्रोल में है आपकी बाइक, इतना मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल कह सकता हूँ। एंड देन देखिए रियर व्यू जो है, मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ कि भाई अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आपको तो मिल ही रहा है, और ये बार वाली जो फील है ये आपको काफ़ी गजब मिल रही है, और ये काफ़ी ब्राइट भी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सनलाइट में देख रहे हैं तो ये ब्राइटनेस कम फील हो रहा है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। जो आप लोगों को शायद एक्सट्रीम वगैरह में आप लोगों ने ये चीज़ फेस करी होगी, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ आपको बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। अच्छा, और एक बात है, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि ओवरऑल फील में तो सस्पेंशन के बारे में मैंने जब आपको बताया तो ये बताना भी ज़रूरी है कि देखिए क्योंकि यहाँ पर ये रियर फिटेड फुट पेग नहीं है, सामने की तरफ आप पैर करके बैठ रहे हैं, काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, हैंडल बार भी ऊंची है, तो देखिए सिटी राइड्स के लिए तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ करेंगे। 125 सीसी की बाइक है, लेकिन कभी अगर आप लोगों का मन हुआ, आप चाहें कि आप लॉन्ग राइड से भी थोड़ा सा निकलना चाहते हैं, ठीक है, तो ये जो राइडर पोजीशन है ना, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिल्कुल हेल्प करने वाली है। और साथ ही देखिए स्पीडो ऑटो टैको या फिर आप नया रास्ता एक्सप्लोर कर रहे हैं तो नेविगेशन वगैरह तो आप लोग को यहाँ पर मिल ही जाता है। तो इन सारी चीज़ों में आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर आप पिलियन के हिसाब से भी बैठ रहे हैं ना, कल मेरी धर्मपत्नी के साथ जब मैं राइड कर रहा था तो उनका भी यही कहना था कि भाई यहाँ पर ये काफ़ी मतलब अच्छा राइडर पोजीशन है, मतलब सॉरी राइडर नहीं, पिलियन जो कंफर्ट है वो काफ़ी सही है, ठीक है। लॉन्ग राइड्स के लिए भी मैं निकल सकती हूँ, ऐसा उन्होंने कहा था।
तो मतलब वही बात है कि पिलियन के लिए जो कंफर्ट है वो भी आप लोगों को काफ़ी सही मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए, मतलब इस बाइक के बारे में क्या है नहीं है, मतलब वॉक अराउंड या देन राइड सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी चलिए अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन पर, देन बात करते हैं कि ये बाइक खरीदना अगर कंपैरिजन भी इसकी कॉम्पिटिटर के साथ करी जाए तो कितनी सही हो सकती है आप लोगों के लिए। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। देखिए, मैं कंपैरिजन में अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, तो रेडा 125 आईगो आएगी। अब आईगो इसलिए क्योंकि उसमें टॉर्क ज़्यादा है और ब्लूटूथ आप कह सकते हैं कि नेविगेशन वगैरह मिल जाती है। देन पल्सर की N125 भी आएगी। अब देखिए, मैं एक्सट्रीम की बात करता हूं, लेकिन पहले इन दोनों के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो मेरे हिसाब से तीनों ही बाइक में कहीं आप लोगों को कोई बाइक में ज़्यादा पे करने को हो सकती है 1-2 हज़ार, कहीं आप लोगों को किसी बाइक में 1-2 हज़ार रुपये कम पे करने को हो सकते हैं। मतलब इंडिया के किसी भी स्टेट में अगर आप जाएंगे 1 से 2 हज़ार तक का ही जो प्राइस गैप है वो आप लोगों को तीनों मॉडल में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग परफॉर्मेंस देख रहे हैं, तीनों ही बाइक में 60-70 तक की स्पीड पर भी अगर आप लोग जा रहे हैं तो परफॉर्मेंस काफी सिमिलर होगी। लेकिन टॉप एंड अगर आप लोग जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग को N125 बेहतर आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस निकाल कर दे सकती है। लेकिन दोस्तों 125 सीसी सेगमेंट में कहाँ हम लोग ज्यादा टॉप एंड देखते हैं ना, मतलब हम लोग देखते हैं कि भाई कंफर्ट कितनी अच्छी है, माइलेज कितना बेहतर निकाल कर दे सकती है, फीचर कितनी अच्छी मिल रही है, फैमिली के साथ राइड करने लायक है या नहीं, इन सारी चीजों पर अगर आप लोग आ रहे हैं दोस्तों, तो मैं अगेन कहूंगा ये बाइक आप लोगों को काफी बेहतरीन देखने में मिल रही है। अब देखिए, एक चीज मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि अगर आप लोगों को थोड़ी ज्यादा स्पूटियर वाली बाइक चाहिए, ज़्यादा आप लोग वो मतलब मोनोशॉक वगैरह चीज़ चाहते हैं, थोड़ी ज़्यादा स्पूटी राइड अगर आप लोग चाहते हैं 125 सीसी में, मेरे ख्याल से रेडर आप लोगों के लिए सही है। और अगर आप लोग बिल्कुल ही हटके एक लुक चाह रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को थोड़ी सी वो ज़्यादा आप कह सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस वाली बाइक चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ऑफ रोड वाली अगर आप लोग पसंद कर रहे हैं, मेरे ख्याल से N125 भी काफ़ी सही है। लेकिन दोस्तों जब आप लोग इस बाइक पर आ रहे हैं ना, देखिए एक्सट्रीम की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले इस बाइक के बारे में एक बार छोटी सी मैं आप लोग को चीज़ बता दूं। देखिए, फीचर जो यहाँ पर इसमें ऐड हुई है ना, इसको और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव बना रही है। जैसे कि ये ब्लूटूथ वगैरह चीज़ हो गई, नेविगेशन, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, लाइट को और ज़्यादा मतलब यहाँ पर ताकतवर बना दिया गया है, इंजन में हल्की सी चेंज करी गई है, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस आपको समझ में आएगी नहीं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों का है, लेकिन ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, बहुत ज़्यादा कोई इंजन में प्रॉब्लम नहीं है, माइलेज अच्छी है, सीट कंफर्ट इसकी अच्छी है, मेंटेनेंस पे बहुत ज़्यादा आपको खर्चा यहाँ पर करना नहीं होता है। बाकी मैं बता दूँ 1000 किलोमीटर पे फर्स्ट इसकी मेंटेनेंस आती है या फिर 30 दिनों में, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों मैं कहूँगा, अगर आप लोग पहले के मुकाबले, बिकॉज ये जो सारी चेंजेस भी इसके लिए अगर आप लोग 8-10 हज़ार रुपये ज़्यादा भी डाल के ये बाइक अगर आप लोग खरीद रहे हैं, मेरे ख्याल से दोस्तों आप एक मतलब एक फ़ायदेमंद सौदा कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप लोग 5-7 हज़ार रुपये और ज़्यादा पे कर सकते हैं, आप लोग को थोड़ी और मोटी टायर और थोड़ा ज़्यादा अपनी सेफ्टी के लिए कंसर्न है, जैसे कि ABS वाली चीज़ अगर आप लोग को चाहिए, मेरे ख्याल से एक्सट्रीम 125 अभी भी आप लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन मार्केट में रहेगी, ठीक है। बाकी मैंने कह दिया दोस्तों कि यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को क्या क्या मिल रही है। अब देखिए दोस्तों, मतलब सारी बाइक के साथ कंपैरिजन भी हो चुकी है, प्लस नेगेटिव सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया, मेरी राइड एक्सपीरियंस क्या है, क्या यहाँ पर चेंज हुई है, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर किया है। बाकी अब आप लोग का क्या कहना है, आफ्टर दिस अपग्रेड आप लोग क्या खरीदना पसंद करेंगे, रेडर या फिर पल्सर N125, SP125 या फिर एक्सट्रीम, नीचे कमेंट में लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। और मैं आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पसंद अगर आया है तो आपको पता है क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलेगा। अगर इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत दिन मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।